हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं जीत की उड़ान सीरीज में ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले ज्योग्राफी के 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट यूनिवर्स सोलर सिस्टम डिटेल से कवर किया हुआ है। सेकंड लेक्चर में हमने वर्ल्ड टाइम जोन और साथ ही इंडिया का आईएसटी डिटेल से कवर किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको जरूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भूगोल एकदम डिटेल से कवर कराऊंगा। मैप के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल से कवर करूंगा। आने वाले टाइम में जितने भी क्वेश्चन यार इस टॉपिक से बनेगा ना, आप सभी क्वेश्चन को एकदम सही करके आओगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। बस आप इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान के साथ देखेगा, फोकस के साथ देखेगा और एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए यार। प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। तो चलिए फटाफट लेक्चर शुरू करते हैं एकदम डिटेल से। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से पहले एक बार बेसिक समझ लेते हैं ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड का। ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये हमारा अर्थ है। यहां पर वर्ल्ड के अंदर टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि महाद्वीप हिंदी में जिसको बोलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से एक एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है और नीचे साउथ पोल के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा अंटार्कटिका है। टोटल 7 महाद्वीप है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा एशिया महाद्वीप है, क्योंकि एशिया के अंदर हम रह रहे हैं। इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और अंटार्कटिका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंटार्कटिका एकदम साउथ पोल के ऊपर है और अंटार्कटिका पे हर टाइम बर्फ जमी रहती है। और वर्ल्ड के अंदर जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो अंटार्कटिका के अंदर किया गया -95 डिग्री। और अंटार्कटिका में कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर आज तक भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए ये एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करें, एरिया के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। टोटल 48 कंट्रीज इसके अंदर है। दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आप देख रहे हैं अफ्रीका है। ठीक है, सबसे छोटे कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है और उससे छोटे की बात करें तो वो हमारा यूरोप है और उससे छोटे की बात करें तो अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट हम कह सकते हैं। अब एक और चीज यहां पर समझने वाली है, ये पूरा हमारा अर्थ आपको दिखाई दे रहा है। कितने पोल होते हैं? साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ऊपर का हो गया हमारा नॉर्थ पोल और नीचे का हो गया हमारा साउथ पोल। बीच में आपको एक सेंटर में लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली लाइन। ठीक है, इससे ऊपर का जो अर्थ का पार्ट हो गया वो आ जाता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। नीचे वाला पार्ट हो गया उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, दो जो हमारे कॉन्टिनेंट है, एक तो हमारा हो गया एशिया कॉन्टिनेंट जो कि आप नीचे देख रहे हैं, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और अंटार्कटिका भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि ये 2 लोते ऐसे कॉन्टिनेंट है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बाकी जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एशिया ज्यादातर पार्ट यानी कि मोस्टली हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन कुछ ही थोड़ा बहुत पार्ट दक्षिणी में आ जाता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, साउथ ईस्ट एशिया इसको बोल देते हैं, यानी कि इस लाइन से नीचे आ गया है। ठीक है, वैसे बोला जाता है कि एशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही काउंट होता है। अब देखिए, कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है और मोस्टली स्टूडेंट उसका आंसर गलत लगा के आते हैं, या फिर वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए कोई भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो एक बार यहां पर देखिए, एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है इसमें चाइना भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है, श्रीलंका, पाकिस्तान आ रहा है, रशिया भी आ रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर टोटल 48 कंट्रीज है हमारी, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि एरिया अकॉर्डिंग लार्जेस्ट कंट्री यानी कि सबसे बड़ी कंट्री है? तो ज्यादातर लोग आंसर रसिया लगा के आ जाते हैं, क्योंकि सबने पढ़ रखा है कि वर्ल्ड की जो एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट कंट्री है वो रसिया है, तो ऑब्वियसली रसिया ही होगा। लेकिन आंसर यहां पर होगा चाइना, क्योंकि पूछ रहा है एशिया की लार्जेस्ट कंट्री, भले ही एशिया में आता हो रसिया। लेकिन यहां पर देखिए मैप के ऊपर, ये जो ऊपर है ये रसिया फेडरेशन है पूरा। रसिया एशिया में भी आता है और रसिया ऐसी कंट्री है जो हमारी यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आती है। ये देखिए रसिया फेडरेशन है यहां से यहां तक का, तो ये हमारा कुछ यूरोप में आ जाता है, कुछ हमारा एशिया में आ जाता है। इसलिए एशिया की लार्जेस्ट कंट्री रसिया नहीं है, एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है चाइना। क्लियर है चीज? तो इसका ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा मैप है, आपको थोड़ा और आगे से समझाता हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हमारा थोड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। लार्जेस्ट चाइना हो गया हमारा, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ये भूटान, नेपाल सब कुछ है।
क्लियर है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी एशिया ही बैठता है, क्योंकि ये देखिए जो दो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया और चाइना वर्ल्ड की, वो एशिया में ही आती है। अब देखिए एशिया को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इंडिया के मैप पर जाएंगे, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही इंडिया आता है। देखिए एशिया जो है वो वर्ल्ड का 29.5% यानी कि 29.5 एरिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का, इसलिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। नंबर ऑफ कंट्रीज इसके अंदर है 48। मैं कह रहा हूं नोट करते चलिए, ये जो बुलेट पॉइंट्स है ना, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल एरिया कवर करिए 29.5%। नंबर ऑफ कंट्री कितनी है एशिया के अंदर? 48 कंट्रीज है। लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री चाइना है, अभी अभी बताया है। स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे छोटी कंट्री कौन सी है एशिया की? वो है मालदीव, जो कि यहां पर है, मालदीव यहां पर है। क्लियर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, एशिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है जो कि एशिया में है? वो कैस्पियन लेक है, जो कि रसिया के अंदर है। वर्ल्ड डीपेस्ट लेक, दुनिया का सबसे गहरा जो लेक है वो भी एशिया के अंदर ही स्थित है, वो भी हमारा बेकाल लेक है, और ये भी रसिया के अंदर है। मैक्सिमम रेनी लोकेशन, एशिया के अंदर सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, उस लोकेशन का नाम बताओ। तो वो है मानिशराम, चेरापूंजी, मेघालय। मेघालय कहां पर है? भारत का एक स्टेट है, और चेरापूंजी मानिशराम मेघालय के अंदर है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? वो हमारी मानिशराम मेघालय इंडिया के अंदर होती है, एशिया में। हॉटेस्ट प्लेस पूछ रहा है कि भाई एशिया का सबसे गर्म जगह बताइए, वो है जैकोबाबाद, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। यहां पर देखिए थोड़ा सा, ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये पड़ता है जैकोबाबाद। नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉर्डर लाइन शेयर विद कंट्रीज, ऐसी कंट्री बताइए एशिया की जो मोस्टली कंट्रीज से अपनी लाइन शेयर करती हो, यानी कि ऐसा देश कौन सा है एशिया का जो ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है? वो है चाइना, लगभग 13 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर राइस चावल का प्रोडक्शन होता है वो 90% एशिया ही देता है, और उसमें से चाइना के अंदर सबसे ज्यादा होता है, इंडिया के अंदर होता है, बांग्लादेश के अंदर होता है, जापान के अंदर होता है। मैक्सिमम टी प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां पर होता है? एशिया के अंदर होता है, वर्ल्ड के अंदर, और वो इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देता है एशिया को। क्लियर है? यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेरी हालत के ऊपर मत जाइएगा, कभी कभी लाइट चली जाती है तो ऐसी हालत हो जाती है। एशिया क्लियर हो गया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट कौन सा बताया था? अंटार्कटिका बताया था, जो कि साउथ टिप पर स्थित है, और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का एक बार मैप देख लीजिए, कोई खास नहीं है, बस आगे बढ़ते हैं सीधा। अब देखिए अर्थ के मैंने आपको बताए, एक नॉर्थ पोल है भाई, एक साउथ पोल है, और अर्थ कभी भी ऐसे रोटेट नहीं करती, ठीक है। थोड़ा लट्टू की तरह हलते डुलते रोटेट करती है, यानी कि ये जो नॉर्थ पॉइंट है वो कभी सूर्य के नजदीक चला जाएगा और 6 महीने बाद वो सूर्य से दूर चला जाएगा, क्योंकि ये आया नॉर्थ पोल आगे और फिर घूमी अर्थ और ये नॉर्थ पोल पीछे चला गया, तो लट्टू की तरह ऐसे डोलते डोलते चलती है। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये जो साउथ पोल आप नीचे देख रहे हैं यहीं पर अंटार्कटिका है। अभी अभी मैंने आपको मैप में बताया था कि अंटार्कटिका कहां पर है। ये देखिए, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जो कि बिल्कुल साउथ पोल पर स्थित है, इसीलिए यहां पर बर्फ जमी रहती है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। ये वाला जो पार्ट है सूर्य से बहुत दूर रहता है मोस्टली, क्योंकि एकदम टिप पॉइंट है साउथ का, और कुछ जगह ऐसी है जहां पर धूप ही नहीं जाती, सनलाइट नहीं जाती। क्लियर है? ये पॉइंट समझ गया आप, नॉर्थ पोल साउथ पोल का फंडा। अंटार्कटिका ये ऐसा दिखाई देता है, हर टाइम वहां पर बर्फ जमी रहती है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। यहां पर पेंगुइन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। सील एक और होता है, समुद्र में रहता है, ठंडी जगह पर रहता है, वो होता है वहां पर सबसे ज्यादा, और बाकी बर्फ के पर्वत इस तरीके के दिखाए जाते हैं। और अंटार्कटिका में जो सबसे दुनिया का जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -95 डिग्री सेल्सियस। नोट करिएगा, दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर कहां पर रिकॉर्ड किया गया? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे किया गया, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। -95 डिग्री सेल्सियस वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। क्लियर है? बस इतना ही अंटार्कटिका के बारे में इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी सवाल उठते हैं कि कौन सबसे पहले गया अंटार्कटिका के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर, तो ये मैं आपको बता दूं, नॉर्वे के रोनाल्ड
एंडरसन 1911 में साउथ पोल के ऊपर पहुंचे थे। फर्स्ट इंडियन जो कि पहला भारतीय था जो कि अंटार्कटिका पहुंचा था, रामचरण जी 1960 में पहुंचे थे। साउथ पोल पे एकदम जो साउथ पोल है बिल्कुल पॉइंट, गिरिराज सिरोही भारतीय थे। और बाकी लोवेस्ट टेम्परेचर वोस्टोक, ये नोट कर लीजिएगा, अंटार्कटिका में एक जगह है वोस्टोक, वहां पर -95 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अंटार्कटिका खत्म करते हैं, भूल जाइए, भूलिएगा मतलब नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के ऊपर आते हैं। ये देखिए, ये हमारा ऑलमोस्ट एशिया मैंने कवर किया हुआ है, बाकी अफ्रीका भी आ गया थोड़ा सा। रसिया, चाइना, इंडिया। इंडिया की लोकेशन को एक बार फोकस करिए और थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। ये हमारा इंडिया है, ये इसको कुछ पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, चाइना है, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अरेबियन सी, बेज ऑफ बंगाल, सब कुछ है। एक बार इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां पर ऊपर रशिया है, क्लियर है, क्योंकि हम थोड़ा सा इंडिया को पढ़ने वाले हैं अब जा, ठीक है। तो चलिए फाइनली आते हैं इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम कवर करेंगे, फालतू का कुछ भी कवर करेंगे। नोट बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेक्चर के बाद नोट्स बना लीजिएगा, आपकी चॉइस है। इंडिया, इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 2.4% है, ठीक है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2.4% केवल इंडिया ही कवर करता है और दुनिया की दूसरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया बड़ी कंट्री है। पहली चाइना है और दूसरे पर इंडिया ही आता है। जो इसका एरिया है इंडिया का, वो टोटल एरिया देखिए 32,87,263, ये देखिए 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये पूरा इंडिया का एरिया है। यानी कि अगर आप यहां से चले बाइक पे और ऐसे 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 चलते 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 गए, ये पूरा मिलाए और उसका स्क्वायर किलोमीटर निकाले, यानी कि बीच का पार्ट भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपका पूरा इतना बैठ जाता है। नोट करिएगा, ये एग्जैक्टली पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ ये हो गया और साउथ ये हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मतलब समझ लीजिए टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई इंडिया की, वो यहां पर लिखी हुई है 3,214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ टोटल ये डिस्टेंस है। और बाकी 37.6 डिग्री अक्षांश पर है। ये क्या फंड है आगे आपको बता रहा हूं, एक मिनट इसको थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2,933 किलोमीटर है। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। भारत के अंदर टोटल 28 स्टेट है और लगभग 8 यूनियन टेरिटोरीज है। आपको पता होगा पहले 29 स्टेट्स हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे इस कारण का भी आपको पता होगा। अभी कुछ ही टाइम पहले जम्मू कश्मीर है उसको अलग अलग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटोरी हो गया है और लद्दाख जो है लेह के साथ वो अलग यूनियन टेरिटोरी हो गया है। तो ठीक है, एक स्टेट कम हो गया और इधर 2 यूनियन टेरिटोरी बढ़ गए। इसी वजह से टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटोरीज हो गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू एरिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। पहले नंबर पर आती है रशिया। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग। दूसरा कनाडा, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। थर्ड चाइना, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। यूनाइटेड स्टेट, 4th लार्जेस्ट कंट्री। 5th ब्राजील, 5वीं ऑस्ट्रेलिया, 6ठी। ऑस्ट्रेलिया का मुझे सबसे अच्छा फंडा लगता है। ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठी सबसे बड़ी कंट्री है और जिसकी पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़ के आसपास ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। यानी कि पूरे वहां पर फॉरेस्ट है, गार्डन है। यानी कि कितना खाली होता होगा। एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया से बड़ी है ऑस्ट्रेलिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखिए कहां इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन पहुंच रही है और कहां ऑस्ट्रेलिया में केवल 3 करोड़ पॉपुलेशन है। तो यार सोच के भी ऐसा लगता है कि हाँ कितना खुला होगा। एक बार सुबह बाहर निकलेंगे तो कितना मजा आएगा। इंडिया 7th लार्जेस्ट है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है, कजाकिस्तान 9वें पे और 10वें पे अल्जीरिया आती है। यानी कि ये
10 ऐसी कंट्री हैं जो कि एरिया के अकॉर्डिंग मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रखी हुई है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है चाइना, नंबर 1 पर आती है, दूसरे नंबर पर इंडिया आती है। चाइना की जो फिलहाल की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू worldometer.info वेबसाइट वो है 143 करोड़ के आसपास। इंडिया की जो फिलहाल की पॉपुलेशन है वो है 138 करोड़ के आसपास। तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है जिसकी टोटल पॉपुलेशन केवल 33 करोड़ के आसपास ही है। यानी कि इंडिया और अमेरिका की पॉपुलेशन में कितना डिफरेंस है। इंडोनेशिया है चौथे पर। पांचवें नंबर पर भाई पाकिस्तान भी आ रहा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, लगभग 22 करोड़ के आसपास पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। छठे पर ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको। ये टोटल 10 कंट्री है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में मैंने रखी हुई है, नोट करिएगा। अब बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन का जो इंडिया टोटल एरिया कवर करती है वर्ल्ड का वो लगभग 17.5 यानी कि 17.5% पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में ही है। ठीक है, 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को केवल इंडिया ही कवर कर रहा है। क्लियर है चीज। टेरिटोरियल बाउंड्री यानी कि जो इसकी स्थल रेखा है, स्थल बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। और बात कर लेते हैं सी कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर, यानी कि वो कोस्ट लाइन जो कि भारत समुद्र के साथ साझा करता है, यानी कि गुजरात से लेकर और इधर आ जाओ आप कोलकाता तक, ये जो कोस्ट लाइन है जो कि समुद्र के साथ साझा करता है इंडिया, वो लगभग 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है। साथ ही टेरिटोरियल सी बाउंड्री 12 नॉटिकल मील। अब इसको समझिए ये है क्या, यानी कि ये जो समुद्र है ये देख रहे हैं, ये एक कोस्ट लाइन है भारत की, महाराष्ट्र हुआ, ये हुआ गोवा, कर्नाटक। अब ये जो लाइन है, अब समुद्र है, ये सुना है आपने कभी भी कि भारत का समुद्र, अमेरिका का समुद्र, ये क्यों होता है? अब भारत का जो समुद्र है वो कहां तक है? ठीक है, जहां तक भारत का अधिकार है अपने समुद्र पर, जहां पर भारत के जो लोग हैं वो नाव वगैरह ले जा सकते हैं, शिप वगैरह ले जा सकते हैं, तो कहां तक अधिकार है भारत का समुद्र पर? तो ये जो कोस्ट लाइन है इससे 12 नॉटिकल मील तक, नॉटिकल मील का होता है समुद्री मील्स भी इसको बोल देते हैं। नॉटिकल मील्स जो कि समुद्र में मेजरमेंट की जाती है उसको बोलते हैं नॉटिकल मील्स। जो भारत का अधिकार है समुद्र के ऊपर अपनी कोस्ट लाइन से अंदर समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक फुल्ली अधिकार है। उसके बाद 24 नॉटिकल मील तक भारत को पोल्यूशन वगैरह का ख्याल रखना है या फिर सीमा शुल्क वगैरह वसूल कर सकता है 24 नॉटिकल मील तक। जो कोस्ट लाइन से 24 नॉटिकल मील तक का जोन है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिग्युअस जोन। क्लियर है ये चीज? अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो अलग लेक्चर में आपका डिटेल से कवर कराऊंगा, लेकिन फिर भी बेसिक से समझ लीजिए, क्या पता आपका एग्जाम पहले ही हो जाए कोई। देखिए, एक होती है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो कौन कौन से देशों के बीच में है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन है, एक इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। ब्रिटिशों के टाइम पर यह लाइन खींची गई थी। हेनरी ब्रिटिश थे एक ब्रिटिश सेक्रेटरी जिनके नाम पर यह लाइन बनाई गई थी। तो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को सेपरेट कर रही है। और एक और है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करने वाली लाइन डुरंड लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं डुरंड लाइन, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। एक अलग लेक्चर मैंने प्लान किया है जिसमें LAC, LOC और बाकी जितनी भी मैकमोहन रेड क्लिफ लाइन है इनके बारे में आपको समझाऊंगा। फिर भी मैंने आपको बेसिक सा बता दिया ताकि आप नोट कर लो और इतना तो याद हो ही जाए। अब देखिए, एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। एक होता है, आपने अक्सर सुना होगा GSB, अगर आपने कोई बुक वगैरह पढ़ी होगी, कि जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर पर है या फिर लॉन्गिट्यूड पर है। और जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुना होगा ना। और आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे अब तक, क्योंकि आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा। जो वर्ल्ड टाइम जोन के ऊपर ये वाला लेक्चर मैंने दिया था ना, उसमें मैंने आपको पूरा समझा दिया था कि ये वर्ल्ड टाइम जोन क्या है। अगर आप अभी तक नहीं समझे, फिर भी एक बार बेसिक से समझा देता हूं कि है ये क्या पूरा फंडा। देखिए फ्रेंड्स, जो पूरी अर्थ है मैंने आपको बताई थी, ये हमारा
हमारा पूरा अर्थ है एक ग्लोब है, जहां पर एक नॉर्थ पोल है, एक हमारा साउथ पोल है। इसके ऊपर कुछ काल्पनिक लाइन बनी होती है, जो इस तरीके की लाइन आप देख रहे हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, अक्षांशीय रेखा है। और जो ऐसी लाइन बनी है उनको देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बनी होती है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन बनी हुई है ना, ये लगभग 24 के आसपास यहां पर बनी हुई है, यानी कि ये जो स्पेस देख रहे हैं ये पूरे अर्थ के ऊपर 24 बार बटा हुआ है, ठीक है। अब एक लाइन बिल्कुल बीच में भी है। अर्थ जो है वो वैसे तो गोला आकार है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर थे स्टार्टिंग में 1800 के आसपास, उन्होंने अर्थ के बीचों बीच एक लाइन बना दी 0 डिग्री पर। अर्थ जो घूमते हैं अपने धुरी पर वो रोटेशन करते हैं 360 मतलब 360 डिग्री का एक एंगल बनाती है, यानी कि यहां से घूम के अर्थ ऐसे आ रही है तो 360 डिग्री का उसने एंगल बनाया, 360 डिग्री वो घूमी। कितना टाइम लेती है? 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक 0 डिग्री लाइन हो गई और बीच में उन्होंने ये काल्पनिक रेखाएं बना दी। और जो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच का जो एंगल है वो लगभग 15 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है? और जो ये एंगल है यानी कि अर्थ अगर यहां पर है और 15 डिग्री अगर अर्थ घूमी तो वो 1 घंटे में घूमती है। अर्थ 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। क्लियर है? यहां तक ये चीज समझ गए ना? अब देखिए ये पूरा एंगल का फंडा देखिए, यहां पर ये 115 15 15 15 डिग्री घूम रहा है। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले एक और चीज समझा दूं। अब देखिए ये पूरा हमारा मैप है। अब ये जो आप देख रहे हैं यूटीसी, ठीक है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी का मतलब होता है, और अब इसको यूटीसी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक 0 डिग्री पर इन्होंने लाइन खींच दी जो कि जाती है यूके लंदन के ग्रीनविच एक जगह है, वहां से जाती है, एक लेबोरेटरी है जहां से टाइम को मेंटेन किया जाता है, वर्ल्ड के टाइम को। इन्होंने यहां पर 0 डिग्री पे कर दिया और ये यहां पर ग्रीनविच से होकर जाती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच टाइम रख दिया है, ठीक है, कि यहां से वर्ल्ड का टाइम मैनेज किया जाएगा, वर्ल्ड का टाइम निर्धारित होगा यहां से। जहां पर ये लाइन खींची, ये वाला एरिया हमारा बन गया वेस्ट जोन और ये वाला बन गया हमारा ईस्ट जोन। इंडिया भी हमारा ईस्ट में आता है। अब क्या होता है, जैसे ही अर्थ घूमती रहेगी या फिर इस साइड घूमती रहेगी, देखिए जो ये वाला पार्ट है वो जैसे ही घूमा, अर्थ कैसे घूमती है हमारी, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। सनलाइट इधर से पड़ रही है, अगर अर्थ घूमेगी पश्चिम से पूर्व की तरफ से तो अर्थ का सबसे पहला पार्ट सूरज के सामने कौन सा आएगा? ऑब्वियसली ईस्ट आएगा, यानी कि पूर्वी क्षेत्र पर पहले सनलाइट पड़ेगी। तो क्या होता है, यहां पर तो 0 डिग्री है यानी कि टाइम मेंटेन हो रखा है। अगर यहां पर 12 बजे हुए तो पहले सनलाइट इस वाले ईस्ट वाले पार्ट पे पड़ गई, यानी कि चाइना हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और या साथ ही हमारा इंडिया हुआ, तो पहले यहां पर पड़ गई। तो ये जो टाइम है 0 डिग्री है, यहां से लगभग 5.5 घंटा इसीलिए टाइम आगे है इंडिया का, क्योंकि 5.5 घंटा सनलाइट पहले पड़ जाती है इंडिया के ऊपर इस वाली लाइन से। क्लियर है? और यहां का टाइम आगे होगा और इस लाइन का टाइम पीछे पीछे होता जाएगा। तो ये पूरा है, ये पूरा एक टाइम जोन इन्होंने बना रखा है। 15 डिग्री का एक टाइम जोन हो गया, यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 15 डिग्री का होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। एक जो टाइम जोन होता है 1 घंटे का होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, ठीक है। और इंडिया का मानक टाइम जोन क्या है? 82.5 डिग्री पर है, यानी कि ये 75 डिग्री हो गया। इससे आगे लगभग यहां पर 90 से पहले 75 से आगे 82.5 पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन जाती है, ये वाली लाइन। तो ये अगर टाइम कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 घंटा हो गया और यहां पर आधा घंटा और एक्स्ट्रा हो गया, तो 82.5 डिग्री पर 5.5 घंटा आगे हो गया इंडिया का टाइम। तो ये है पूरा फंडा। डिटेल से अगर आपको समझना है तो जीएमटी वाला वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, पूरा वीडियो उसी पे ही हमने बनाया हुआ है। अब क्या हुआ, इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन बन सकते थे, क्योंकि एक जो लाइन है वो यहां पर जाती है, ठीक है, लगभग जो है वो लाइन हमारी 68.7 डिग्री पर जाती है, और जो ये लाइन है 97.25 डिग्री पर जाती है। तो यहां पर 2 डिफरेंट टाइम जोन हो जाते। गुजरात जो है और अरुणाचल प्रदेश जो है, दोनों में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूरज उग रहा है तो गुजरात के अंदर 7 बजे सूरज उगेगा। फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4-5 बजे सूरज डूब जाएगा तो वहीं पर 7 बजे सूरज डूबेगा। तो काफी प्रॉब्लम भी होती है इस चीज में। अरुणाचल प्रदेश वालों की हमेशा मांग रही है कि हमें एक अलग टाइम जोन बनाया जाए। तो इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन हो जाते, अलग अलग टाइम हो करते, जैसे कि डिफरेंट कंट्री में अलग अलग टाइम होते हैं। तो उन्होंने एक टाइम ले दी, एक टाइम लाइन खींच दी जो कि जाती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के एक नैनी गांव पड़ता है, वहां से ये जाती है और वहां से ही इंडिया का टाइम निर्धारित होता है। तो ये पूरी मानक रेखा है जो कि 82.5 डिग्री पर को जाती है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था। और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है हमारा टाइम। अगर वहां पर ग्रीनविच पर जितने भी कंट्री पड़ती है वहां पर अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया के अंदर लगभग 5:30 बजेंगे। तो ये
पूरा फंडा है। अब अगर समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको रट्टा मार लीजिएगा या वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये हो गया, ये हो गया, ये समझा दिया मैंने आपको। हां, अब देखिए इंडिया के मैप पर ही एक बीच में स्पेस पड़ता है, ये क्या है? तो आप ये मैप देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है, ये गुजरात का मैप है, ठीक है, ये हमारा गुजरात जा रहा है, और ये इधर पाकिस्तान सिंध प्रांत है, और ये गुजरात का कच्छ का रण एक जगह पड़ता है गुजरात में। इसके बीच में एक 96 किलोमीटर की पानी की पट्टी गई हुई है, जो कि एक विवादित अक्षेत्र है। जैसे कि LOC, LAC विवादित अक्षेत्र है ना, ऐसे ही ये भी दोनों देशों के बीच में एक विवादित अक्षेत्र है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 96 किलोमीटर बहुत लंबा है, ठीक है, और इसको नाम दिया गया शर क्रीक, इसको नाम दिया गया। ये एक दलदली जगह भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें मछली पालन बहुत ही अच्छे से हो सकता है, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि विवादित अक्षेत्र जो है बहुत टाइम से विवाद चला हुआ है। 1900 के आसपास से इसके ऊपर विवाद चला हुआ है। तो ना तो ये पूरी तरीके से पाकिस्तान के अधिकार में है और ना ही ये पूरी तरीके से भारत के अधिकार में है। तो ये एक विवादित अक्षेत्र रह गया। अगर पाकिस्तान के मछुआरे यहां पर काम करते हैं तो उनको अधिकार नहीं है, और अगर इंडिया के मछुआरे यहां पर काम करते हैं तो उनको पाकिस्तान के जो लोग हैं वो परेशान करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो उनको अधिकार नहीं देती, उनके मतलब जो पालन वगैरह क्या है मछलियों का वो छीन लेती है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर क्रीक जो लाइन है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, ये कहां पर पड़ती है और ये है क्या? तो सीधा कह दीजिएगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंध प्रांत पाकिस्तान का और कच्छ का रण गुजरात का, इसके बीच में एक विवादित पानी की पट्टी है, और जो कि अरेबियन सी में आके गिरती है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये इंडिया का मैप आ गया है, सभी स्टेट आपको दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा अंदर चलते हैं। अब देखिए मोस्ट साउदर्न पॉइंट, भारत के अंदर जो सबसे साउथ पॉइंट, साउथ क्या है? दक्षिणी भाग, सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो बोला जाता है कन्याकुमारी। मोस्ट साउदर्न दक्षिणी भाग क्या है? कन्याकुमारी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, ये भारत के अंदर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जा रही है हमारी कर्क रेखा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे देश मैंने यहां पर लिखा हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम बॉर्डर लाइन शेयर विद स्टेट, ठीक है, ऐसा राज्य कौन सा है भारत का जो कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट के साथ अपनी लाइन को शेयर करता है? ऐसा एकमात्र स्टेट है उत्तर प्रदेश। वो टोटल 8 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, और ये ऐसा करने वाला इकलौता राज्य है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है। और ये इसके आसपास टोटल 8 ऐसे स्टेट हैं जो कि इसके साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। और एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा अकेला राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन साझा करता है। स्टेट एंड नाइबर कंट्रीज, यानी कि वो राज्य और यानी कि राज्य और जो उनकी पड़ोसी कंट्रीज हैं उनके साथ जो बॉर्डर लाइन शेयर करती है। टोटल ऐसी 7 कंट्रीज हैं जो कि भारत के राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, उसके साथ पाकिस्तान बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। उत्तराखंड चाइना के साथ, हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। तो एक हमारी बांग्लादेश है, टोटल 5 राज्यों के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करता है। यहां पर देखते रहिएगा। चाइना है, 3 राज्यों के साथ बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। पाकिस्तान है, टोटल 5 राज्यों के साथ बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। म्यांमार टोटल 4 राज्यों के साथ बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। भूटान भी 4 राज्यों के साथ बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। अफगानिस्तान 1 राज्य के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करता है, जम्मू एंड कश्मीर, और जो कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल से उधर का हिस्सा। स्टेट शेयर लार्ज लाइन विद सी, ऐसे राज्य है जो कि अपनी जो सीमा है वो समुद्र के साथ साझा करते हैं, लेकिन सबसे लंबी, ठीक है। ऐसे टोटल इंडिया के अंदर 9 स्टेट हैं। 9 स्टेट भारत के ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि सबसे लंबी जो सीमा साझा करते हैं। ये तो सब लोग बता देंगे कि कितने स्टेट है। ये है हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हमारे टोटल 9 राज्य हैं। बाकी जो 3 राज्य है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है, एक हमारा गुजरात है सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी गुजरात
समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहा है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये एक और चीज मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाला है, राज्य हैं और साथ ही राज्य का गठन कब हुआ उनकी डेट लिखी हुई है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये इतना बड़ा होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में गठन हुआ, राजस्थान 1 नवंबर 1956, उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, वाओ, साथ ही बिहार 26 जनवरी 1950। तो नोट करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उनको देखिएगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो हमारा गोवा पूछा जाता है और एक हमारा मुंबई और गुजरात पूछा जाता है। गुजरात 1 मई 1960 में, गोवा 30 मई 1987 में और महाराष्ट्र, मुंबई की जगह महाराष्ट्र 1 मई 1960 में इनका गठन हुआ था। बाकी और भी लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट, यानी कि जो उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? वह है इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर में पड़ता है इंदिरा कोल, ये सबसे उत्तरी बिंदु है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मोस्ट साउदर्न पॉइंट, यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु, वह है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, देख लीजिएगा, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। नेक्स्ट है मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट, यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु, वो किविथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर किविथु पड़ता है एक पॉइंट। मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट, सबसे पश्चिमी बिंदु, जो कि गोरमाता गुजरात के अंदर पड़ता है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट। क्लियर है ये चीज? थोड़ा आगे चलते हैं। लार्जेस्ट स्टेट पता है आपको इंडिया के अंदर कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग? वो है हमारा राजस्थान, सबसे बड़ा स्टेट है। स्मॉलेस्ट स्टेट पता है कौन सा है जो कि एरिया के अकॉर्डिंग है, सबको पता है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पता है आपको? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई भारत की सबसे बड़ी एरिया के अकॉर्डिंग जिला बताइए, डिस्ट्रिक्ट बताइए, तो वो है कच्छ इन गुजरात। कच्छ एक ऐसा जिला है भारत का जो कि सबसे बड़ा है एरिया के अकॉर्डिंग, और सेकंड जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के अकॉर्डिंग वो है ले, ठीक है, लद्दाख के अंदर। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटोरी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा यूनियन टेरिटोरी है। मैप के ऊपर देखते रहा करें कि कहां पर अंडमान निकोबार है। दादर नगर हवेली, पुदुचेरी इधर हो गया, लक्षद्वीप यहां पर हो गया, एक पुदुचेरी यमन में इधर पड़ गया, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप यहां पर देखिए, दादर नगर हवेली, और ये अलग अलग दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये आप देखिए अंडमान निकोबार ये रहा है, तो ये सबसे बड़ा यूनियन टेरिटोरी है अंडमान निकोबार। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये देखिए यहां पर लक्षद्वीप, ठीक है, दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना छोटा है, तो ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, मतलब मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, यानी कि सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है? सिक्किम के अंदर है, ये नोट करने वाली चीज है। मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटोरी, ऐसा यूनियन टेरिटोरी बताइए जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो हमारा दिल्ली है। लीस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटोरी, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे कम जनसंख्या है? वो हमारा लक्षद्वीप है। फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट, ऐसे स्टेट के नाम बताइए जो कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, जहां पर है यानी कि जंगल है। मध्य प्रदेश, 4 स्टेट है यहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पर है, छत्तीसगढ़ और देन महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मिनिमम फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट, जहां पर सबसे कम जंगल है, हरियाणा सबसे कम जंगल है, सेकंड पंजाब, थर्ड गोवा और फोर्थ सिक्किम। ये नोट करने वाली चीजें सारी, ठीक है। आई होप आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, क्योंकि यार ये चीज ऐसी तो है नहीं कि मैं आपको समझा दूं। मैप के थ्रू इंपोर्टेंट जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो यूनियन टेरिटोरीज के ऊपर लेकर आऊंगा। ये बेसिक चीजें जो कि मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट है सभी की सभी। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है अब पर्वत जो है, भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक सेपरेट वीडियो मैंने प्लान कर रखा है कि सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। K2 गुडविन ऑस्टिन ये जो है, साथ ही हिमालय, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारी आपके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले फिर भी इसी वीडियो में थोड़ा सा बता दूं कि इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आती है K2 गुडविन ऑस्टिन, उसका आंसर ये होगा। लेकिन आप बोलो कि भैया ये तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है यार, पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है ये, ठीक है। तो ये यहां पर पड़ता है, माउंट K2 बोला जाता है इसको, ये POK में स्थित है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो वो वाला एरिया है, ठीक है। 8611 मीटर्स इसकी ऊंचाई है,
और बाकी हिमालयाज और एवरेस्ट के बारे में जानते होंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। ये पूरा यहाँ पर हिमालय फैला हुआ है, किसी ने बड़ा सुंदर सा मैप बनाया हुआ है। ये पूरा थार डेजर्ट है। ये सारी आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और बाकी ये देखिए, ये हिमालय है। एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, 8,848 भारत के उत्तरी भाग में, उत्तरी ईस्ट नॉर्थ मतलब पूर्वी उत्तरी भाग में पड़ता है एवरेस्ट। 8,848 इसकी टोटल ऊंचाई है। और बाकी कंचनजंगा ये पर यहां पर है 8,586 इसकी टोटल ऊंचाई है। बाकी नंदा देवी है 7,817 इसकी टोटल ऊंचाई है। बाकी यार ये तो अलग टॉपिक बन जाता है क्योंकि एग्जाम में अरावली पर्वत ये चीजें आती हैं। तो फिलहाल तो इतना ही था। आई होप लास्ट होगा यार। अगर इससे ज्यादा 5 मिनट भी मैं बोला ना, मतलब यहीं गिर जाऊंगा, इतनी बुरी हालत है मेरी। डिहाइड्रेशन भयंकर वाला हो रखा है। लाइट कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम करती है, जैसे ही वेदर थोड़ा सा खराब हुआ लाइट गायब, ठीक है, तो ये हालत हो जाती है। तो काफी लोग तो बोलेंगे कि भैया पानी डाल के आ गई। अरे नहीं यार, होता है कभी कभी ऐसा भी। तो चलिए यार, इस वीडियो में हमने बेसिक पार्ट ही कवर किया है ज्योग्राफी का। एडवांस पार्ट मत समझ लीजिएगा, ये ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट है। आपने बेसिक जाना कि हाँ भाई सबसे लार्जेस्ट स्टेट ये है, सबसे छोटा यूनियन टेरिटोरी है, हाईली पॉपुलेटेड ये है, और कितना न्यूटिकल मील भारत के अधिकार में आता है। ये सभी चीजें हैं बेसिक सी। एडवांस लेक्चर आपके लिए आते रहेंगे और थोड़ा ज्यादा लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गुस्सा हो रहे हैं कि भैया 1 हफ्ते तक वेट करा देते हो, आपका लेक्चर ही नहीं आता। तो यार थोड़ा प्रीमियम लेक्चर रहता है, थोड़ी मेहनत लगती है, बाकी सबकी तरह नहीं है। इमेज वगैरह इस्तेमाल नहीं की, बस पेन। आपने देखोगा कभी पेन इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यार स्मार्ट बोर्ड है, इस पे भी पेन इस्तेमाल करके, तो इससे अच्छा तो यार हमारा व्हाइट बॉडी है। तो मैं सोचता हूं कि यार टाइम वेस्ट नहीं करना, खुद पीपीटी बनाने में टाइम वेस्ट कर लूंगा खुद का, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम में 2-3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर करके एक अच्छे एग्जाम को क्रैक करना होता है। तो टाइम की मैं वैल्यू डेफिनेटली समझता हूं, क्योंकि मैं भी यार 7 से 8 साल स्टूडेंट ही रह चुका हूं। 2012 से लेकर 2018 तक प्रिपरेशन ही की है, तो मुझे टाइम की वैल्यू पता है। तो इसी वजह से मैं पेन का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरा मन करता है कि यार टाइम वेस्ट हो जाएगा, छोड़ो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, ठोक के शेयर करिएगा। और लाइक का एम रखते हैं 10,000, कोई ज्यादा नहीं है, 10,000 लाइक हो जानी चाहिए वीडियो के ऊपर। और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। ज्योग्राफी का लेक्चर लाने से पहले 2-3 दिन बाद ही नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है वो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराऊंगा आपका डिटेल से पूरे वाला, ठीक है। तो वेट करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।